नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी की में। और आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके पेपर का जो लेवल फर्स्ट होता है, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए होता है, उसके लिए यहाँ पर प्रश्न रहने वाले हैं। तो आइए और बढ़ते हैं इन प्रश्नों की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु किस योजना की शुरुआत हुई थी? यहां पर है नमामि गंगे मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्मार्ट सिटी मिशन। देखिए, पर्यावरण सुरक्षा की संरक्षण के लिए कई प्रकार की योजनाएं लागू होती है, पर यहां पर उत्तर को जो है हमें जो विकल्प दे रखे हैं उसके अनुसार उत्तर का चयन इसमें करना है। तो यहां पर बात की जाए स्वच्छ भारत मिशन की, तो ये हमारे भारत हमारे पर्यावरण को सुरक्षित साफ सुथरा रखने के लिए भारत में एक पर्यावरण संरक्षण हेतु एक मिशन चलाया गया था, और जिसे हम स्वच्छ भारत मिशन यहां पर कहते हैं। तो बी विकल्प जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है, स्मार्ट सिटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरों में प्रदूषण बढ़ाना, शहरों में पर्यावरणीय प्रबंधन, केवल शहरीकरण, या फिर बड़े शहरों में जनसंख्या को बढ़ाना। तो देखिए, स्मार्ट सिटी परियोजना जो है ये यहाँ पर शहरों में पर्यावरणीय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए इस योजना को यहाँ पर लागू किया गया है। तो यहाँ पर इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य होगा, शहरों में जो पर्यावरणीय प्रबंधन हो वो ठीक से हो पाए। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा हमारे दिए गए विकल्पों के अनुसार। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है, कौन सा जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर कारण जो नहीं है उसे हमें देखना है औद्योगिक प्रदूषण, जंगलों की अतिक्रमण और वर्षा वाहनों का उत्सर्जन। अब देखिए, यहां पर यदि हम विकल्पों को देखें तो इसमें हमारा जो वर्षा होगा ये जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं होगा। बाकी वाहन से जो होने वाले धुएं का उत्सर्जन है, जंगलों का अतिक्रमण है और औद्योगिक प्रदूषण, इन सभी से जलवायु का परिवर्तन होता है। तो विकल्प सी यहां पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? भारत है, अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है। तो ब्राजील यहां पर विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाला देश रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पर्यावरण का संरक्षण कौन से उपाय से किया जा सकता है? पुनर्चक्रण, जलवायु परिवर्तन, वनस्पति संरक्षण, या फिर इन सभी से? तो यहां पर यदि बात की जाए कि पर्यावरण का संरक्षण यदि हमें करना है तो पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग करना भी जरूरी होगा। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको भी हमें कंट्रोल करना होगा, वनस्पतियों का संरक्षण भी करना होगा। इस प्रकार से सभी विकल्प यानी कि डी विकल्प हमारा उत्तर बन जाता है। ऑप्शन डी यहां पर उत्तर होगा। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत का पतन, वनस्पति वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ज्वालामुखी गतिविधियां। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो मुख्य कारण है वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। इन गैसों के उत्सर्जन से ओजोन परत का जो पतन है वो भी होता है, साथ ही साथ हमारी जलवायु परिवर्तन भी होता है और वातावरण हमारा गर्म भी होता है। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। बाघों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट राइनो है और प्रोजेक्ट लियोपर्ड है। तो देखिए, यहां पर यदि बात की जाए तो बाघों के संरक्षण के लिए जो योजना शुरू की गई थी वो थी यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर। नाम से ही स्पष्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर बाघों का संरक्षण के लिए बनाई गई योजना। आगे लेते हैं, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने के लिए, औषधि पौधों की प्राप्ति के लिए, या फिर प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, या फिर इन सभी के लिए? तो देखिए, यदि बात की जाए जैव विविधता का संरक्षण जो होता है, खाद्य श्रृंखला को बनाए रखना भी जरूरी होगा, औषधि पौधों की प्राप्ति भी होगी, प्राकृतिक संतुलन भी बना रहेगा। तो निश्चित रूप से उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यहां पर ये सभी। आगे लेते हैं, कौन सा ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत नहीं है? तो यहां पर जो नहीं पूछा गया है वो होगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, जल ऊर्जा। तो देखिए, कोयला जो है ये नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। भारत में स्वच्छ भारत मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, या फिर राजीव गांधी? तो यहां पर भारत में स्वच्छ भारत मिशन जो था ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया मिशन था। ऑप्शन सी यहां पर हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा।
आगे लेते हैं, ओजोन परत की रक्षा हेतु कौन सा समझौता किया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। ओजोन परत की रक्षा हेतु जो समझौता किया गया था, पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या फिर है नायरोबी समझौता। तो देखिए, ओजोन परत की जो सुरक्षा, उसकी रक्षा करने के लिए जो समझौता किया गया था वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा यहां पर प्रश्न के लिए। आगे लेते हैं, सतत विकास का क्या अर्थ है। सतत विकास का अर्थ क्या होता है, बिना किसी रोक टोक के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। देखिए, जब बिना किसी रोक टोक के हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं तो निश्चित ही उनका अत्यधिक दोहन होगा, हर कोई बिना आवश्यकता से भी उनको उपयोग करेगा, तो ये तो सतत विकास हो ही नहीं सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करके विकास करना, तो निश्चित रूप से हमारे प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनका हम संरक्षण भी करें और विकास भी करें, उनका उपयोग भी करें। तो जहां पर उनकी आवश्यकता है निश्चित रूप से उनके सीमित उपयोग हमें करना चाहिए जितनी उनकी आवश्यकता है, और उनको संरक्षण भी प्रदान करना चाहिए। तो यहां पर बी विकल्प हमारे सतत विकास के सही अर्थ को प्रदर्शित करता है और बी विकल्प यहां पर उत्तर भी होगा। जलवायु परिवर्तन में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश कौन से हैं। तो वैसे तो जलवायु परिवर्तन से सभी देश प्रभावित होते हैं, पर यहां पर हमें विकल्प के अनुसार उत्तर का चयन करना है। तो क्या विकसित देश, छोटे द्वीप राष्ट्र या विकासशील देश या फिर सभी। तो निश्चित रूप से यहां पर हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों के अंतर्गत सभी पर निश्चित रूप से इनका असर यहां पर होता है। आगे देखिए, कंपोस्टिंग क्या है। तो कंपोस्टिंग कागज का पुनर्चक्रण है, जैविक अपशिष्टों को खाद में बदलना है, पानी की पुनरावृत्ति है या फिर वनों का अतिक्रमण है। तो देखिए, कंपोस्टिंग का मतलब होता है जो जैविक अपशिष्ट होते हैं उनको खाद में परिवर्तित करना, खाद में बदलना ही यहाँ पर कंपोस्टिंग कहलाता है। तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए। आगे लेते हैं, भारत में पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है। तो यहाँ पर वन विभाग, राज्य सरकार, नागरिक समाज या फिर सभी की। तो देखिए, सरकार केवल सरकार का एक विभाग जो है वो पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर सकता। निश्चित रूप से यहाँ पर वन विभाग, राज्य सरकार, नागरिक समाज सभी की ही जिम्मेदारी बन जाती है। तो यहाँ पर पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की ही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, सरल सा प्रश्न और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और कई बार ये पूछा भी जाता है, सरल सा प्रश्न है, इसलिए प्रश्न को यहां पर हमने भी शामिल किया है। आगे लेते हैं, जल की कमी का मुख्य प्रमुख कारण क्या है। अधिक वर्षा, जल प्रदूषण, जल का अत्यधिक उपयोग या फिर है जलवायु परिवर्तन। तो देखिए, यहां पर निश्चित रूप से हम देखें जल की कमी के प्रमुख कारण की बात करें तो कहीं ना कहीं जल का जो उपयोग है निश्चित रूप से वो ज्यादा हम उपयोग भी इसका करने लगे हैं, और जलवायु परिवर्तन भी उस चीज के लिए जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पर प्रमुख कारण की बात करें तो प्रमुख कारण में हमारा जल का अत्यधिक उपयोग यहाँ पर शामिल होगा। आगे देखिए, विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क, दिल्ली, बीजिंग, लंदन। तो दिल्ली जो है विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित शहर में होगा। आगे लेते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। तो प्लास्टिक प्रदूषण के प्रमुख कारण की बात की जाए तो प्लास्टिक का पुनर्चक्रण है, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और अपशिष्ट है, वनों का अतिक्रमण है, जलवायु परिवर्तन। तो प्लास्टिक प्रदूषण का जो प्रमुख कारण होगा वो प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और इसके अपशिष्ट है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। समुद्र के प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है। समुद्र के तटों पर अव्यवस्थित कचरा, तेल रिसाव, प्लास्टिक कचरा या फिर ये सभी। तो देखिए, समुद्र का जो प्रदूषण होता है निश्चित रूप से वहां पर तेलों का रिसाव भी होता है, समुद्र के तट पर अव्यवस्थित कचरा भी होता है और प्लास्टिक कचरा भी देखने को मिलता है। तो यहां पर ये सभी हमारा उत्तर बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर उत्तर होगा। भारत में नमामि गंगे मिशन के क्या उद्देश्य हैं। तो देखिए, नमामि गंगे मिशन नाम से ही आपको यहां पर गंगा का नाम मिल रहा है, और ये एक मिशन है जो गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना इस मिशन का उद्देश्य होगा। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा उत्तर होगा। किस देश ने जलवायु परिवर्तन पर क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। तो यहां पर बात की जाए
हस्ताक्षर की, तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये निश्चित रूप से एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिस पर कई देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, परंतु यहां पर विकल्प में भारत है, जापान है, अमेरिका, चीन है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं इसके उत्तर की, तो उत्तर यहां पर हमारा रहेगा जापान। अब जापान जो है इसका उत्तर क्यों है, तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अपनाया गया था, तो उसके हिसाब से यहां पर उत्तर जो है वो जापान इसका रहेगा। आगे लेते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर क्यों बढ़ रहा है? ग्लेशियरों का पिघलना, महासागरों का गर्म होना, या फिर ये दोनों ही कारण जिम्मेदार हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दोनों ही कारण यहां पर जिम्मेदार रहेंगे। महासागरों का गर्म होना और ग्लेशियरों का पिघलना भी यहां पर दोनों ही उत्तर रहेंगे। आगे लेते हैं, वन संरक्षण के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? तो वनों का अतिक्रमण को बढ़ाना, वृक्षारोपण और पुनर्नवीकरण, जंगलों में आग लगना, या फिर है वनस्पति और जानवरों का शिकार। तो देखिए यहां पर वनों के संरक्षण के लिए बात हो रही है, तो इस सबसे प्रभावी तरीका होगा वृक्षारोपण और पुनर्वनीकरण। तो ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे लेते हैं, सौर ऊर्जा क्या है? तो सौर ऊर्जा सिंपल सा प्रश्न है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो होती है उसी को हम सौर ऊर्जा यहां पर कहते हैं, जिसका उपयोग पेड़ पौधे, वनस्पतियां और सभी जीव ऊर्जा के लिए करते हैं। आगे लेते हैं, वन्य जीव संरक्षण के लिए किस संस्था का गठन हुआ था? तो WWF, जिसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहा जाता है, इस संस्था का गठन जो था ये वन्य जीव संरक्षण के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो यहां पर 4 विकल्प हमारे इस प्रकार से हैं: प्रदूषण, ओजोन परत का पतन, ग्रीन हाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन, समुद्र का गर्म होना। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव जो है इसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन, यहां पर जिम्मेदार होगा। आगे लेते हैं, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों की बात की जाए तो वायु प्रदूषण के लिए प्रमुख कारक यहां पर जो रहेंगे, कारों और उद्योगों का धुआं, वनों का अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन, सभी। तो देखिए वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा भूमिका जो होती है कार, उद्योगों आदि के धुएं की होती है, तो पहला विकल्प यहां पर उत्तर होगा। आगे देखिए, कौन सा जीव प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हो सकता है? मानव, पशु, वन्य जीव, या फिर सभी? तो देखिए प्राकृतिक आपदाओं से सभी ही यहां पर प्रभावित हो सकते हैं, केवल मानव या पशु ही नहीं, वन्य जीव भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो यहां पर डी विकल्प हमारा इसमें उत्तर होगा। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस, तो सबसे महत्वपूर्ण गैस हमारे लिए होती है ऑक्सीजन, जिसका उपयोग सभी जीव जो है श्वसन के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जल संरक्षण के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी यहां पर रहेगा? तो देखिए जल का संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी तरीके की बात की जाए, जल वर्षा जल संचयन, जल प्रदूषण, जल का अत्यधिक उपयोग, जलवायु परिवर्तन। तो यहां पर वर्षा जल संचयन जो होगा ये सबसे प्रभावी तरीका यहां पर शामिल होगा। आगे लेते हैं, ग्रीन हाउस गैसों का में कौन सा गैस मुख्य रूप से शामिल होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत हम देखते हैं कि वैसे इसके अंदर मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि गैसें शामिल होती है, पर मुख्य रूप से इसकी में भूमिका जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम पहले भी इसके कई प्रश्न जो हैं वो देख चुके हैं। ये जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना यहां पर इसका मुख्य उद्देश्य होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस उपाय को अपनाया गया था? तो यहां पर है प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना, जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देना, केवल प्लास्टिक का पुनर्चक्रण, या प्लास्टिक की केवल उच्च गुणवत्ता में निर्माण करना। तो देखिए प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय अपनाया गया था, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना, विकल्प ए यहां पर उत्तर होगा। पर्यावरण का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? मानव, वन्य जीव, प्राकृतिक आपदाएं, या फिर वायु? तो निश्चित रूप से पर्यावरण का संरक्षण जो है वो मानव के द्वारा किया जाता है, और इसके लिए विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या हो सकता है? तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में
बात की जाए, तापमान में वृद्धि होगी, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, अकाल और बाढ़ जैसी स्थितियां बनेगी, या फिर ये सभी होंगे। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन जब होता है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव सभी चीजों पर होता है। हमारा तापमान में भी वृद्धि होगी, समुद्र का स्तर भी बढ़ेगा, बाढ़ जैसी, अकाल जैसी स्थितियां भी बनेगी। तो निश्चित रूप से विकल्प डी यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो यहां पर बात की जाए कोयला, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा जो होगा वो यहां पर नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होगा, जो हमारे दिए गए विकल्पों में से होगा। आगे देखिए, प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं? स्वास्थ्य समस्याएं, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, या फिर ये सभी। तो प्रदूषण के कारण ये सभी चीजें शामिल हो सकती है, जिसमें विकल्प डी हमारा उत्तर होगा। निश्चित रूप से हमारी स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, हमारा जलवायु का परिवर्तन भी होगा, और हमारे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग भी होगा। आगे देखिए, वनों के अतिक्रमण को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कौन सा कदम जो है ये उठाया गया है? तो यहां पर वृक्षारोपण, वन्य जीवों का शिकार बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देना। तो निश्चित रूप से वृक्षारोपण जो होगा यही वनों का अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया यहां पर कदम होगा। अब देखिए, इसमें बात आती है कि वनों का अतिक्रमण, तो वनों के अतिक्रमण को आप थोड़ा सा समझिएगा। वनों का अतिक्रमण का मतलब यहां पर क्या होता है? जो वनों का विनाश, सीधी सीधी बात यहां पर कहा जाए तो वनों का विनाश जो होता है, जब लोग जो हैं कृषि भूमि, आवास, उद्योग, सड़क निर्माण करते हैं, या अन्य उपयोग, अपने उपयोग के लिए जब वनों का कटाव कर देते हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं, और उस स्थान पर अपने या तो भूमि, कृषि योग्य भूमि का निर्माण कर लेते हैं, सड़कें बना देते हैं, तालाब बना देते हैं, ये सब चीजें जब करते हैं तो कहीं ना कहीं वनों का विनाश होता है। उसी को वनों का अतिक्रमण कहा जाता है। और निश्चित रूप से सीधे कहा जाए तो यहां पर वृक्षों को काटना, पेड़ पौधों को काटना यहां पर होगा। तो निश्चित रूप से हम यदि देखें तो वनों के विनाश को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? वृक्षारोपण के द्वारा हम कर सकते हैं। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में यहां पर ये हुआ था। तो पहला विकल्प जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा आता है, जल के पुनर्चक्रण के बारे में क्या सच है, क्या सही है? तो जल के पुनर्चक्रण से जल की गुणवत्ता में सुधार होता है। जल पुनर्चक्रण से जल की उपलब्धता कम होती है, उपलब्धता कम नहीं होती है, उपलब्धता बढ़ती है। जल पुनर्चक्रण से प्रदूषण बढ़ता है, जल पुनर्चक्रण से जल की कीमत बढ़ती है। तो जल पुनर्चक्रण से जल की गुणवत्ता में सुधार होता है। पहला विकल्प यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, स्वच्छ ऊर्जा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो स्वच्छ ऊर्जा का उद्देश्य जो होता है वो हमारे पर्यावरण का संरक्षण करना ही स्वच्छ ऊर्जा का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे देखिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी कदम क्या है? तो देखिए, वन्य जीवों के संरक्षण की बात हम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से शिकार को बढ़ाना तो यहां पर होगा ही नहीं। इसी के साथ में वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, बिल्कुल जब हम उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करेंगे तो वन्य जीवों का संरक्षण होगा, उनको रहने के लिए जगह मिलेगी, और कहीं ना कहीं उनकी संख्याओं में वृद्धि होगी। अब सी विकल्प यहां पर है, वन्य जीवों का व्यापार करना, वन्य जीवों को पकड़ना, पालना, ये सब चीजें गलत होंगी। तो प्रभावी कदम उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक कारक हैं, मानव गतिविधियां, या फिर जलवायु संतुलन है, या फिर ये सभी है। तो देखिए, जलवायु में परिवर्तन जो हमें देखने को मिलता है वो हमारी मानवीय गतिविधियों के कारण से देखने को मिलता है। तो बी विकल्प जो होगा वो हमारा उत्तर होगा, मानवीय गतिविधियां। आगे देखिए, किस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने गंगा नदी की सफाई की योजना बनाई है? तो यहां पर बात की जाए नमामि गंगे मिशन की, जिसके ऊपर हम पहले भी प्रश्न देख चुके हैं। तो नमामि गंगे मिशन गंगा नदी की सफाई, गंगा नदी के संरक्षण के लिए बनाया गया मिशन है नमामि गंगे मिशन, और विकल्प ए हमारा उत्तर होगा।
जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय यहाँ पर सर्वोत्तम होगा? तो देखिए, जल प्रदूषण को नियंत्रित करना है और इसके लिए हमारे पास सर्वोत्तम उपाय जल का पुनर्चक्रण जो है वो यहां पर रहेगा। विकल्प नंबर 1 इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, बर्ड फ्लू किस प्रकार का संक्रमण है? बैक्टीरिया संक्रमण है, वायरल संक्रमण है, फंगस संक्रमण है या फिर प्रदूषण से संबंधित है? तो यहां पर बात की जाए बर्ड फ्लू संक्रमण की, तो ये एक प्रकार का वायरल संक्रमण है और ये बर्ड फ्लू जो होता पक्षियों में है, पर ये अन्य जीवों को भी इससे प्रभावित करता है, इसलिए इसे बर्ड फ्लू संक्रमण कहा जाता है, जो कि एक वायरल संक्रमण रहेगा। आगे देखिए, वन्य जीवों की संरक्षण के लिए कौन सी योजना भारत में लागू की गई? तो यहां पर कई प्रकार की योजनाएं जो है भारत में लागू की गई है। अब देखिए, 3 विकल्प में यहां पर योजनाएं रख दी हैं और डी में लिखा है सभी। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये योजना भी लागू की गई, प्रोजेक्ट टाइगर भी, प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी। तो निश्चित रूप से यहां पर हमारा उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी योजनाएं जो हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत में लागू की गई। आगे देखिए, वनों का कटाव जो है वो किसका कारण बनता है? जलवायु परिवर्तन, बर्फबारी, वर्षा या फिर औद्योगिक विकास। तो जब हम वनों को काटेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए हमारा जो जलवायु परिवर्तन है वो हमें देखने को मिलेगा, जिससे गर्मी जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी, तापमान में वृद्धि होगी, हमारा जलवायु जो है परिवर्तित होगी। आगे लेते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य जो है वो है ओजोन परत को बचाना, ओजोन परत का संरक्षण करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना। जल का सबसे बड़ा स्रोत यहां पर क्या होगा? नदियां, महासागर, झीलें या फिर हैं आर्थिक जलाशय। तो देखिए, जल के सबसे बड़े स्रोत की बात की जाए तो वो होगा यहां पर महासागर, क्योंकि कहीं ना कहीं जल की जो उत्पत्ति होती है वो वहीं से होती है, जो एक चक्र के रूप में, वर्षा के रूप में, नदियों के रूप में आती हैं और पुनः उसी में मिल जाती है। आगे देखिए, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में कौन सा यहां पर शामिल होगा? कोयला, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या पेट्रोल। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बात की जाए तो यहां पर सौर ऊर्जा जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा ऑप्शन सी। पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रभाव को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय यहां पर क्या होगा? तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव को रोकने के लिए सबसे अच्छा यहां पर उपाय जो होगा वो होगा प्रदूषण पर नियंत्रण रखना। अब देखिए, इसके बाकी विकल्प फैलाने वाले चीजों को बढ़ावा देते हैं, जैसे प्रदूषण फैलाने, वाहन बढ़ाना, पेड़ों का अतिक्रमण, तो हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि वनों का विनाश करना। तो ये कहीं ना कहीं प्रदूषण के प्रभाव को रोकने के उपाय नहीं है, उसको बढ़ाने के उपाय हैं तीनों। आगे देखिए, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य था वन्य जीवों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण, वृक्षों की अतिक्रमण को रोकना, जैविक खाद का प्रचार करना। तो वृक्षों की विनाश को रोकना, अतिक्रमण का मतलब विनाशों को रोकना, कटाई को रोकना। भारतीय राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? तो यहां पर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। तो यहां पर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यहां पर भारतीय राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी यहां पर हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में सही कथन क्या है? तो देखिए, सही कथन, यह पृथ्वी की सतह पर गर्मी को अवशोषित करता है, यह सूर्य की किरणों को पृथ्वी से बाहर भेजता है, जलवायु में ठंडक का कारण बनता है, तापमान को स्थिर बनाए रखता है। तो यहां पर उत्तर हो जाता है, यह पृथ्वी की सतह पर गर्मी को अवशोषित करता है। विकल्प ए हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे लेते हैं, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहां पर वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है जल की आपूर्ति को बढ़ाना। निश्चित रूप से जब हम वर्षा का जल संचयित क्यों करते हैं कि हमारे पास पानी की कमी ना हो, हम पानी का सही उपयोग कर पाएं और उसको स्टोर कर पाएं, उसको इकट्ठा कर पाएं। तो जल की आपूर्ति को बढ़ाना ये हमारा इसमें उद्देश्य रहता है। किस पर्यावरणीय समस्या के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है? तो देखिए, ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है? पेड़ पौधों से। और कमी कब होगी? तो जब हमारे वनों का विनाश होगा, वनों का अतिक्रमण होगा, वनों की अंधाधुंध कटाई होगी, और यही हमारा इसमें
उत्तर होगा वनों का अतिक्रमण। आगे देखिए, किस योजना के तहत पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए भारत में कार्य किए जा रहे हैं? तो यहां पर बात की जाए पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए भारत में किए जाने वाले कार्यों की, तो यहां पर है राष्ट्रीय हरित मिशन, जो कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए भारत में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा उत्तर होगा। ओजोन परत की रक्षा करने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो यहां पर है पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल, न्यूयॉर्क समझौता, या फिर उत्तर यहां पर देखा जाए ओजोन परत की रक्षा करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस संस्था को जिम्मेदारी दी गई है? तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यहां पर जिस संस्था को जिम्मेदारी दी गई है वो यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम कहते हैं यूएनईपी। इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे हम यूएनईपी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है सतत विकास का लक्ष्य क्या है? देखिए, अभी हमने एक प्रश्न देखा था सतत विकास का अर्थ क्या है। अब यहां पर सतत विकास का लक्ष्य क्या है? तो संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, ये हमारा लक्ष्य है ही नहीं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, निश्चित रूप से हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण करना ही हमारा यहां पर लक्ष्य होगा। तो ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं, किस गैस के अत्यधिक उत्सर्जन से ग्रीन हाउस प्रभाव हमें देखने को मिलता है? तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसकी मुख्य भूमिका यहां पर इसमें रहती है। आगे देखिए, वनों का अतिक्रमण का प्रमुख कारण क्या है? तो ये हम देख चुके हैं, जंगलों में जो कटाव है निश्चित रूप से ये वनों के विनाश के लिए जिम्मेदार यहां पर रहता है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें उत्तर होगा। सौर ऊर्जा का प्रमुख लाभ क्या है? तो सौर ऊर्जा का प्रमुख लाभ की बात की जाए, यह स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल है, जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है, ऊर्जा संकट को बढ़ाता है, केवल शहरी क्षेत्र में उपयोगी है। सौर ऊर्जा सभी पूरी देश दुनिया के लिए ही उपलब्ध है और यह स्वच्छ और हमारे पर्यावरण के अनुकूल है। विकल्प ए यहां पर उत्तर होगा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो यह शुरुआत की गई थी वर्ष 2014 में। ऑप्शन नंबर बी होगा यहां पर उत्तर। पानी के संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो पानी का संरक्षण हम निश्चित रूप से वर्षा जल संचयन, सिंचाई प्रणाली में सुधार, जल पुनर्चक्रण या फिर इन सभी। अब देखिए, पानी के संरक्षण के ऊपर हमने वर्षा जल संचयन की बात की थी, वहां पर विकल्प कुछ और थे, यहां पर विकल्प सभी ही इसमें शामिल होते हैं। तो जिस प्रकार के हमारे विकल्प हों उसके हिसाब से हमारा उत्तर यहां पर तय हमें करना चाहिए। तो पानी का संरक्षण जो है हम वर्षा जल संचयन, सिंचाई प्रणाली में सुधार और जल पुनर्चक्रण इन सभी के द्वारा करेंगे। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसमें उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। वनों का अतिक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा प्राणी यहां पर होगा? हाथी है, बाघ है, शेर है, हिरण है? तो देखिए, हाथी, बाघ, शेर, हिरण में से यदि सबसे ज्यादा प्रभावित बात की जाए तो वो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, बाघ। जलवायु, भारत में जलवायु परिवर्तन के बारे में किस आयोग का गठन किया गया? नेशनल क्लाइमेट चेंज कमेटी या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जलवायु परिवर्तन आयोग या फिर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? तो यहां पर जलवायु परिवर्तन आयोग की इसमें स्थापना गठन की गई है और इसके लिए यहां पर सी विकल्प जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदा होती है? बाढ़ आती है, सूखा होता है, समुद्र का स्तर बढ़ता है या फिर ये सभी चीजें देखने को मिलती है? तो निश्चित रूप से यहां पर ये सभी ही इसमें शामिल होते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं में ये सभी आपदाएं हमें देखने को मिलती है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो यहां पर नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग है, केवल जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना है, वन्य जीवों के शिकार को बढ़ाना है, ऊर्जा की अधिक खपत। तो यहां पर नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। प्राकृतिक
संसाधनों के संरक्षण के लिए। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? क्या है? प्लास्टिक की गुणवत्ता को बढ़ाना, प्लास्टिक से प्रदूषण को कम करना, प्लास्टिक के नए उपयोग ढूंढना, प्लास्टिक का निर्माण। तो यहां पर प्लास्टिक से प्रदूषण को कम करना, ये हमारा यहां पर मुख्य उद्देश्य इसमें शामिल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं, जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिवस को मनाया जाता है? तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये मनाया जाता है। अब विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, इसका उत्तर आपको कमेंट्स में देना है और आगे भी इससे संबंधित प्रश्न हमें देखने को मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण में सतत कृषि का क्या महत्व होता है? तो यहां पर है अधिक कीटनाशकों का उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करना, जैविक खेती और भूमि संरक्षण या फिर प्रदूषण को बढ़ाना। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण में सतत कृषि की। तो सतत कृषि जो होगी वो हमारे जैविक खेती और हमारे भूमि संरक्षण से संबंधित होगी। इसका महत्व हमारे जैविक खेती और भूमि संरक्षण को बढ़ावा देना रहेगा। तो ऑप्शन सी यहां पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो यहां पर देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो हम निश्चित रूप से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग सबसे ज्यादा यहां पर करते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य। तो वृक्षारोपण के मुख्य उद्देश्य को यदि हम बात करें तो हमारे पर्यावरण को शुद्ध करना, हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करना, यह हमारे वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य होता है। किस योजना के तहत जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जाता है? तो आगे बात की जाए यहां पर ग्रीन क्लाइमेट फंड, जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम, ऊर्जा नीति या फिर एक क्योटो प्रोटोकॉल। तो देखिए, यहां पर बात की जाए तो जो योजना होगी वो होगी यहां पर ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब देखिए, यहां पर फंड से आप समझ सकते हैं कि ये एक वित्तीय कोष है जिसे हम ग्रीन क्लाइमेट फंड कहते हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन पर स्थापित एक वित्तीय कोष है जो कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, पर्यावरणीय संकट के कारण क्या है? तो यहां पर पर्यावरणीय संकट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमारे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग भी इसमें शामिल है, प्रदूषण भी शामिल है, वन्य जीवों का शिकार, यानी कि सभी विकल्प यहां पर हमारे लिए बनते हैं उत्तर, और इसके लिए विकल्प डी हो जाता है उत्तर। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के किस क्षेत्र में समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो यहां पर अलग अलग क्षेत्रों की बात की गई, कृषि है, जल आपूर्ति, समुद्र का स्तर या फिर सभी। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन होगा तो सभी चीजें ही इसमें प्रभावित होगी और कहीं ना कहीं इन सभी पर इसका असर हमें देखने को मिलेगा। तो उत्तर भी हो जाएगा ये सभी। आगे देखिए, पृथ्वी दिवस, अभी आपसे प्रश्न किया गया था कि कमेंट्स में आप उसका उत्तर दें, आपने उत्तर दिया हो। तो यहां पर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून, 1 अक्टूबर। तो यहां पर उत्तर होगा हमारा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस जो है ये मनाया जाता है। अब देखिए, इसका एक और प्रश्न यहां पर बनता है कि इसकी शुरुआत जो है ये कब से की गई? तो इसकी शुरुआत को आप ध्यान रखिएगा, वर्ष 1970 से इसकी शुरुआत की गई है। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, किसे जलवायु परिवर्तन का जनक कहा जाता है? जलवायु परिवर्तन का जनक वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए यहां पर होगा हमारा उत्तर। आगे लेते हैं, पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, प्रश्न अगला वही है हमारा, वर्ष 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी और कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को इसे मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो थी ये कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो थी वो की गई थी वर्ष 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है इसलिए मैं छोटे छोटे सरल से प्रश्नों के लिए 4 विकल्प को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर यहां पर किए गए थे? तो पेरिस समझौता जो था इस पर हस्ताक्षर इसमें किए गए थे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए। आगे देखिए, स्वच्छ जल के महत्व के बारे में किस योजना में जागरूकता बढ़ाई जाती है? जल जीवन मिशन, जलवायु परिवर्तन योजना, जलवायु आपदा योजना या फिर वन्य जीव संरक्षण योजना। तो यहां पर जल जीवन मिशन जो है इसमें स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, स्वच्छ भारत मिशन
के अंतर्गत कितने ग्रामीण स्वच्छता अभियान जो थे वो शुरू किए गए थे? तो यहां पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2 ग्रामीण स्वच्छता मिशन अभियान जो थे वो शुरू किए गए थे। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण क्या है? तो यहां पर बात की जाए वातावरण में गैसों की अधिकता जो होती है, ये मुख्य कारण इसमें होता है, जिसमें जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो वातावरण में इनका उत्पादकता थोड़ी सी बढ़ जाती है। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन का असर किस क्षेत्र पर सबसे अधिक होता है? कृषि, औद्योगिकरण, जल आपूर्ति या फिर इन सभी पर? तो जलवायु परिवर्तन का असर इन सभी क्षेत्रों पर हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण किस प्राकृतिक आपदा का खतरा बढ़ता है? बाढ़, सूखा, जंगलों की आग या फिर सभी? तो यहां पर बात की जाए तो ये सभी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी जलवायु परिवर्तन के कारण। विकल्प डी इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, यहाँ पर मिट्टी का कटाव किस कारण से होता है? तो मिट्टी का कटाव जो है वृक्षारोपण से नहीं होता, वृक्षारोपण से मिट्टी का कटाव जो है वो बचता है, उस संरक्षित होता है। अत्यधिक वर्षा, भूमि पर निर्माण, जलवायु परिवर्तन, तो निश्चित रूप से अत्यधिक वर्षा जब होगी तो निश्चित रूप से मिट्टी का कटाव हमें देखने को मिलेगा। तो विकल्प बी यहां पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं, पानी के संरक्षण के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होगा? तो सबसे प्रभावी तरीके की बात की जाए तो जल पुनर्चक्रण जो होगा वो यहां पर सबसे प्रभावी होगा। किसी पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? देखिए, ये प्रश्न आपको और भी एक तरीके से पूछा जाता है, कौन से वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? तो वहां पर प्रश्न जब कौन से वनों को कहा जाता है तो अमेज़न के जो वर्षा वन है उनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अब यहां पर प्रश्न है, पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है जल को, वन को, पर्वत को, महासागर को, तो निश्चित रूप से यहां पर हमारा उत्तर होगा वन। अब देखिए, वन चाहे अमेज़न के हो या हमारे हो, कोई से भी वन हो, पृथ्वी के फेफड़े के रूप में ही जाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। ऑक्सीजन संकट किस कारण से होता है? तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन का संकट हमारे जो वनों का विनाश होगा, वनों की कटाई होगी, वनों का अतिक्रमण होगा, उसी के कारण हमें ऑक्सीजन का यहां पर संकट जो है देखने को मिलेगा। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के लाभ क्या है? तो यहां पर ये प्रदूषण को बढ़ाते हैं, गैर नवीकरणीय स्रोतों से सस्ते होते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और ये स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो देखिए, नवीकरणीय जो स्रोत होते हैं उनके लाभ ये होते हैं, ये स्वच्छ होते हैं और हमें स्थायी ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो विकल्प डी यहां पर हमारा इसमें उत्तर होगा। ओजोन परत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो ओजोन की कमी, ओजोन की अधिकता, ओजोन की गुणवत्ता या ओजोन का परिवर्तन? ओजोन परत की जो सबसे बड़ी समस्या की बात की जाए तो ओजोन का जो स्तर है, परत है, उसमें कमी आना, उसकी मोटाई जो है वो कम होना, ये यहां पर इसकी सबसे बड़ी समस्या है। आगे लेते हैं, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए किस बड़ी घटना को हुए सम्मेलन का आयोजन किया गया था? मतलब इस घटना के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो यहां पर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए जो आयोजन किया गया था वो किया गया था यहां पर पेरिस सम्मेलन का। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे लेते हैं, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव किस पर सर्वाधिक पड़ता है? कृषि, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति या फिर इन सभी पर? तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे ज्यादा इन सभी चीजों पर पड़ेगा। आगे देखिए, वनों का अतिक्रमण को रोकने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो वनों के अतिक्रमण को रोकने के लिए यहां पर आवश्यकता होगी इस दिए गए विकल्पों में से वृक्षारोपण और जागरूकता की। जब हमारे वृक्षारोपण जितने ज्यादा होंगे, लोग जागरूक ज्यादा होंगे, तो कहीं ना कहीं वनों का विनाश कम होगा। ऑप्शन सी यहां पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं, भारतीय वन्य जीवों की रक्षा के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई थी? तो निश्चित रूप से ये सभी मिशन जो थे इसके अंतर्गत शामिल थे। ये क्वेश्चन हमारा जो है थोड़ा सा रिपीट हुआ है, तो ये सभी इसमें शामिल होंगे। आगे देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मॉन्ट्रियल के ऊपर भी कई सारे प्रश्न हम देख चुके हैं और इस प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हमारे ओजोन परत की रक्षा करना। तो दोस्तों, यहां पर आज के जो हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।